हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 10th मार्च का। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने कि बीजिंग जो डेक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, यहाँ पे एक डेक्लेरेशन यहाँ पे हुआ, तो ये हाल ही में न्यूज़ में था। तो क्यों न्यूज़ में था, किस बेस पे ये डेक्लेरेशन था, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि स्ट्रैटेजी लेके आई गई टैकल करने के लिए जो रीजनल टेररिज्म है, ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में। बी, जो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एशिया पैसिफिक रीजन में पर्टिकुलर यहाँ पे फोकस देने की बात की गई है। यहाँ पे डेलिब्रेशन ऑफ द एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक फॉर्म की बात की गई है। स्टेटमेंट सी है, एजेंडा सेटअप किया गया है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस यहाँ पे देखने को मिली। स्टेटमेंट डी है कि कॉम्बैक्ट करना है वाइल्ड लाइफ जो ट्रैफिकिंग होती है, उसको यहाँ पे टैकल करना है। डेक्लेरेशन हुआ ईस्ट एशिया समिट, ठीक है। तो ये इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। आर्टिकल आगे है, तो आर्टिकल में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तो आर्टिकल को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे बात की जा रही है स्मर्थ इनिशिएटिव की। रिसेंटली ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया 2022 का 8 मार्च को। तो इसकी थीम क्या है, ये आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, और आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी। यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा इंटरनेशनल वुमेन डे के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन, जिसका नाम है स्मर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात की गई है, अंडर स्मर्थ इनिशिएटिव मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड करवाने की बात की गई है, स्पेशली जो एस्पायरिंग एंड एग्जिस्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है। एस्पायरिंग यानी कि जिन्होंने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, और जो पहले से ही माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में जो बिजनेस कर रहे हैं, ओके। 20% सीट्स जो है यहाँ पे फ्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, 20% सीट्स बुक की जाएंगी। उसके बाद 20% MSME बिजनेस डेलीगेशन सेंड टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन। इसी स्कीम के अंडर मार्केटिंग एंड असिस्टेंस यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री, जो डेडिकेट करता है वुमेन ऑन MSMEs। 20% डिस्काउंट होगा एनुअली प्रोसेसिंग फी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन कमर्शियल स्कीम के अंडर। स्पेशली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी वुमेन्स को। MSMEs के अंडर जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है उसके अंडर यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। इस इनिशिएटिव के थ्रू मिनिस्ट्री जो है MSME की, ये फोकस दे रही है ताकि स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाया जा सके वुमेन्स को और इनकी मदद की जा सके। मोर देन 7,500 वुमेन्स कैंडिडेट्स जो हैं वो गांव वाले एरिया से निकल के आती हैं और सब अर्बन वाले एरिया से निकल के आती हैं, जो आने वाले टाइम में इस स्कीम के अंडर उनको ट्रेन किया जाएगा। उसी के साथ 1000 वुमेन जो हैं आने वाले टाइम में उनके लिए मार्केट अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, जिसमें वो वर्क कर सकती हैं। क्लियर। एनहेंस किया जाएगा वुमेन का पार्टिसिपेशन एंटरप्रेन्योरशिप में। पब्लिक प्रोक्यूरमेंट एंड स्पेशल डिस्काउंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, ऑफर किया जाएगा 20% का, ओके। तो सेफगार्ड जो है वुमेन से रिलेटेड हमारे कंट्री में क्या क्या सेफगार्ड्स रखे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर सेफगार्ड देखें तो फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में रखे गए हैं। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक आपको देखने को मिलेंगे। उसमें ही यहाँ पे आर्टिकल 14 की बात की गई है, राइट टू इक्वालिटी की। क्लियर। ताकि हम लोग यानी कि इक्वालिटी रहे, क्लियर, और डिस्क्रिमिनेशन जो रहता है स्टेट के द्वारा वहाँ पे वो चीज़ें ना हो, और जेंडर बेस्ड चीज़ें रहें। क्लियर। आर्टिकल 15 क्लोज फर्स्ट में ये रखा गया है। क्लियर। तो स्पेशल प्रोविजन जो है मेड बाय द स्टेट फेवर ऑफ वुमेन, आर्टिकल 15 में इसको रखा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अपोज की गई है फंडामेंटल ड्यूटी एवरी सिटीजन के लिए थ्रू दी आर्टिकल 15A पार्ट ई। हमारे संविधान में पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज रखी गई हैं। आज के टाइम में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ओके। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उससे रिलेटेड, उसको कम करने के लिए, उसके जो केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसी पे कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट लाया गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, ताकि विक्टिम जो है डोमेस्टिक वायलेंस की जो शिकार हुई हैं महिलाएं, ठीक है, तो उनको क्या किया जाए, उनको रिहेबिलेट किया जाए। क्लियर। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया 1961 में।
तो डाउरी के जो केसेस होते हैं उसको भी कम करने के लिए ये एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीड्रेसर एक्ट 2013 लाया गया, ताकि वुमेन को प्रोटेक्ट किया जा सके जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्क प्लेस पे। क्लियर है इतना? उसके अलावा यहाँ पे बात करें, इससे रिलेटेड और भी स्कीम्स हैं, जैसे महिला ई हार्ट स्कीम है, वुमेन टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पे सेटअप किया गया, जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, एक गति है, ठीक है, गति शक्ति हम पढ़ते हैं, गति शक्ति जो प्लान है उसके बारे में भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो उससे रिलेटेड कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। क्लियर है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑल्सो 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करवाई गई रिलेटेड टू वुमेन, ठीक है। तो मैक्सिको सिटी 1975 में, कोपेनहेगन 1980 में, नैरोबी 1985 में, बेजिंग 1995 में। जो 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई वुमेन से रिलेटेड बेजिंग में, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर गैदरिंग थी, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। ये क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट था, वर्ल्ड के द्वारा फोकस किया गया जेंडर इक्वालिटी पे और वुमेन को एम्पावर करने के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और आपके क्वेश्चन का आंसर भी जो है यहाँ से मिल गया। तो बेजिंग जो डेक्लेरेशन है, बेजिंग डेक्लेरेशन प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन जो है, ये किससे रिलेटेड है? ये एजेंडा सेटअप किया गया था वुमेन को एम्पावर करने के लिए। तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस यहाँ पे देखने को मिली यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो हेल्ड करवाई गई। तो ऑप्शन सी इसका क्या है? सही आंसर है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात कर रहा है नेशनल वाटरवे फर्स्ट एंड नेशनल वाटरवे सेकेंड। तो हाल ही में अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली ही यूनियन मिनिस्टर जो है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के, तो इनके द्वारा जो फूड ग्रेन्स हैं वाया बांग्लादेश गुवाहाटी, यहाँ पे क्या किया गया, फूड ग्रेन्स को रिसीव किया गया। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये सारी प्लानिंग की गई। फिक्स जो शेड्यूल यहाँ पे रखा गया, नेशनल हाईवे फर्स्ट एंड नेशनल वाटरवे फर्स्ट एंड नेशनल वाटरवे सेकेंड। आखिर ये है कहाँ पे है, ये भी हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो एक न्यू एज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, असम से जो एंड नॉर्थ इंडिया में डेवलपमेंट का काम करेगा, ठीक है। तो इनलैंड वेसल बिल 2021 लाया गया ताकि अप्रूव किया जा सके और रेगुलेट की जा सके सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड रजिस्ट्रेशन जो है इनलैंड वेसल्स की। इनलैंड वेसल्स का मतलब क्या है? यानी कि हमारी कंट्री में जो लैंड वाला एरिया है, वहाँ पे आपको रिवर्स, लेक्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। वहाँ से हम लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जो है इनलैंड वाटरवे से सामान, गुड्स वगैरह जो है वो ट्रांसफ़र करना है। और इनलैंड वाटरवे काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी रहता है, क्योंकि सबसे महँगा रहता है एयरवेज़ रहता है, उसके बाद रहता है रोडवेज़, फिर रेलवेज़, फिर लास्ट में आता है वाटरवेज़। अगर कोई सामान वाटरवेज़ के थ्रू आ रहा है किसी एक जगह से दूसरी जगह, तो वो आपको सामान काफ़ी सस्ता भी देखने को मिलेगा। तो ये जो कार्गो मूवमेंट स्टार्ट किया गया थ्रू शिप थ्रू इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, बिगनिंग जो यहाँ पे हुई न्यू एज की, स्पेशली इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा बात करें, सस्टेन करना है, एफर्ट्स करने हैं, स्पेशली जो रेजुविनेट करना है हिस्टोरिकल ट्रेड रूट जो है वाया बांग्लादेश, इससे गति शक्ति के अंडर। गति शक्ति क्या है? गति शक्ति प्लान जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है। तो रोडवेज कैपेसिटी को बढ़ाना है, रेलवे ट्रांसपोर्ट जो कार्गो कैपेसिटी उसको इंक्रीज करना है 1600 टन बाय फाइनेंशियल ईयर 2005 तक। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना है 225 गीगावाट बाय 2025 तक। अराउंड यहाँ पे एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और यहाँ पे वाटर एरोडोम्स भी, यहाँ पे न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करना है इसका, अराउंड 200 की बात की जा रही है। ट्रांसमिशन करना है नेटवर्क का 4,54,200 सर्किट जो है इतने किलोमीटर में, ठीक है। उसके बाद 4G कनेक्टिविटी को लेके आना है गांव वाले एरिया में, अराउंड 20 मेगा फूड पार्क इससे रिलेटेड बनाए जाएंगे, यानी कि गांव वाले एरिया में 4G कनेक्टिविटी को लेके आना है। तो ये गति शक्ति मास्टर प्लान के अंडर है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा बात करें नॉर्थ ईस्ट का, इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, कनेक्टिविटी हब बनेगा। उसके बाद जो गति शक्ति प्लान के अंडर है, इसमें जो मूवमेंट देखने को मिलेगा कार्गो ओवर ब्रह्मपुत्रा। अभी हम बात करते हैं इसका ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत वाले रीजन में यालंगपो, ज़ैंगपो बोला जाता है, सांगपो भी बोला जाता है। क्लियर? जब ये हमारी कंट्री में एंटर करती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। अगर गंगा की बात करें, गंगा जो है जब यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर करती है तब इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और यहाँ से हुगली रिवर निकल के वेस्ट बंगाल की ओर जाती है।
जब पद्मा जो है ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलती है, मीट करती है, तब जामुना के नाम से जाना जाता है। यमुना और जामुना अलग-अलग रिवर्स हैं, ठीक है? उसके बाद जब ये माउथ यानी कि माउथ ऑफ गंगा यहाँ पे डेल्टा बनता है, जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तब इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें, आपको यहाँ पे 13 नेशनल जो वाटरवेज़, हाईवेज़ हैं, वाटरवेज़ देखने को मिलेंगे। अगर बात करें यहाँ पे नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, ठीक है? तो ये गंगा हुगली रिवर के ऊपर है। उसके बाद नेशनल वाटरवे 2 है, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर है, और नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है, ये सबसे लार्जेस्ट है। ओके? तो गंगा, भागीरथी, हुगली, हल्दिया, इलाहाबाद। तो नेशनल वाटरवे फर्स्ट एंड नेशनल वाटरवे सेकंड ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर आपको याद रखना है। एटलीस्ट फर्स्ट 4 तो आपको याद होने ही चाहिए। नेशनल वाटरवे थर्ड जो है वेस्ट कोस्ट कैनाल एंड चंपरकरा कैनाल, उद्योगमल दल कैनाल जो है। नेशनल वाटरवे 4 कृष्णा, मुक्तियाला, विजयवाड़ा 82 किलोमीटर। तो आपको नेशनल वाटरवे फर्स्ट 4 तो याद रखना ही है, और ये जो है आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। क्लियर है इतना? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके बाद इनलैंड वाटरवेज के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। हमारी कंट्री में अबाउट 14,500 किलोमीटर नेविगेबल वाटरवे सिस्टम है, जो कंसिस्ट होता है रिवर, कैनाल्स, उसके बाद जो बैक वाटर्स है, क्रीक्स है, एक्सेट्रा। एज पर द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 जब लाया गया, इसमें 111 वाटरवेज जो है ये डिक्लेयर किए गए एज अ नेशनल वाटरवेज। नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है ये सबसे लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर सिस्टम जो है, जो प्रयागराज हल्दिया वाला एरिया जो है उसको कवर करता है। अप्रोक्स 1620 इसमें लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवेज है हमारी इंडिया का। उसके अलावा इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, तो ये इम्प्लीमेंट करती है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। इसकी कैपेसिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे। कैपेसिटी एगमेंटेशन जो है नेविगेशन का ऑन दी हल्दिया वाराणसी स्ट्रेच करता है, यानी कि गंगा नदी के ऊपर है ये। टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी कि किसकी मदद से ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं, ये है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जो है ये मदद कर रहा है नेशनल वाटरवेज जो सिस्टम है हमारी कंट्री में। नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे अ, जैसे कि एयरवेज के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप देखते हैं। उसके अलावा रोड के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, रोडवेज के लिए। उसी प्रकार वाटरवेज के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो इसको फाउंड किया गया 27 अक्टूबर 1986 में। तो यहाँ पे जो हेडक्वार्टर्स है वो नोएडा में है, नोएडा में इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। आज के टाइम में चेयरपर्सन है जैलज श्रीवत्सर, ठीक है? तो ये क्या है, इनके आज के टाइम में चेयरपर्सन है। उसके अलावा बात करें, हमारी कंट्री में रो सर्विस भी स्टार्ट की गई। रो सर्विस आखिर होती क्या है? सपोज करो यहाँ पे क्या है, एक रिवर रिवर गुजर रही है, और यहाँ पे एक कौन सा एरिया है, गांव वाला एरिया है, और यहाँ पे क्या है, एक शहर वाला एरिया है। तो अगर यहाँ पे जाना है हम लोगों ने शहर वाले एरिया में, तो इस एरिया से गुजर के जाएंगी, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक शिप, बड़ी सी शिप वाटर के ऊपर लगा दी जाती है, ताकि जो पुल बनाने का खर्चा वो सब चीज़ें बच सके। तो उसी प्रकार से ऐसी शिप बनाई जाती है, तो कार से लोग क्या करते हैं, अपना काम यहाँ पे ख़त्म करके वापस अपने गाँव में आ जाते हैं। तो ये रो वाला क्या है, सिस्टम है जो हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया। अबाउट 55 मिलियन जो टन है कार्गो से क्या होता है, एनुअली यहाँ पे एनुअली मूव होता दिखता है आपको इनलैंड वाटर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। क्लियर? तो हमारी कंट्री में इनलैंड वाटरवे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पोटेंशियली सप्लीमेंट हुआ, और जो ओवरबर्डन था रेलवेज के ऊपर, रोडवेज के ऊपर, इसकी वजह से थोड़ा कम हुआ। एडिशनली अगर देखें तो कार्गो मूवमेंट जो है, इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है ये प्रोवाइड करवाता है फंक्शनल रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ जो हैं, स्पेशली जो कैरेज ऑफ व्हीकल, रो जो है, और रोल ऑन रोल ऑफ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको ये बताया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है सावित्री बाई एंड ज्योतिबा राव फूले जी के बारे में। अब ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी,
तो उनके द्वारा भी क्रिटिसाइज़ किया गया है कि जो 19th सेंचुरी में सोशल रिफॉर्मर सावित्री बाई एंड ज्योतिराव फूले जो थे, उनकी यंग एज में यानी कि बचपन में ही उनकी शादी हो गई थी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को इनके द्वारा क्रिटिसाइज़ किया गया है, यानी कि चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। तो महात्मा ज्योतिराव एंड सावित्री बाई फूले जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कपल थे। सोशल एंड एजुकेशनल हिस्ट्री की अगर बात करें तो एजुकेशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो, और ये सुपर हेडेड ए पाथ ब्रेकिंग वर्क इनके द्वारा किया गया। फीमेल एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया गया, वुमेन को एम्पावर करने की इनके द्वारा बात की गई, और जो कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था उसको भी ख़त्म करने के लिए इनके द्वारा प्रयास किए गए, और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को भी ख़त्म करने के लिए यहाँ पे बात की गई। अगर बात करें 1840 में, चाइल्ड मैरिजेस काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी उस टाइम, यानी कि छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। सावित्री जी की जो शादी की गई वो 10 ईयर एज में की गई, यानी कि जब ये 10 साल के थे तब इनकी शादी कर दी गई थी, और जो इनके हस्बैंड थे, ठीक है, तो 13 ईयर ओल्ड थे। तो कपल जो है यानी कि इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में जब इनकी एज बढ़ती गई, इनको पता चलता गया कि हमारे साथ गलत हुआ था, और इनके द्वारा अपोज किया गया चाइल्ड मैरिज को, और यहाँ पे विडो री मैरिज का भी मुद्दा इनके द्वारा उठाया गया। अब बात करते हैं ज्योतिराव फुले जी के बारे में। इंडियन सोशलिस्ट एक्टिविस्ट थे, ये थिंकर थे, एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर थे, राइटर भी थे, और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, और इनको ज्योतिबा फूले भी बोला जाता है। एजुकेशन की बात करें 1941 में फूले जी के द्वारा स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल पुणे में इनके द्वारा एजुकेशन अपनी कंप्लीट की गई। आइडियोलॉजी की बात करें, लिबर्टी, इलेक्ट्रिज्म एंड सोशलिज्म, फूले जी के द्वारा, फूले जी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। थॉमस फैसेस की जो बुक थी, टाइटल था दी राइट्स ऑफ मैन। मेजर पब्लिकेशन जो थी इनकी तृतीया रत्ना 1855 में, पोवाड़ा, छत्रपति शिवाजी राजे भोसले जो 1869 में आई, गुलामगिरी 1873 में इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी, श्वेत कार्याचार्य असूद 1881 में। तो इनके द्वारा जो इनको जो टाइटल दिया गया महात्मा, महात्मा के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये टाइटल 11 मई 1888 में दिया गया बाय दी महाराष्ट्रियन जो सोशल एक्टिविस्ट थी, जिनका नाम था विठल राव कृष्णाजी वंदेकर। तो ये नाम याद रखिएगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो महात्मा ज्योतिराव फूले थे, इनको जो है महात्मा का टाइटल किनके द्वारा दिया गया, वो महाराष्ट्रियन सोशल एक्टिविस्ट विठल राव कृष्णाजी वैंदेकर के द्वारा। ओके, तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ थी एजुकेशन की, यानी कि एजुकेशन जो है जो यंग गर्ल्स को काफ़ी ज़्यादा कम दी जाती थी एंड वुमेन्स को। तो इनके द्वारा एक एजुकेशन सिस्टम सेटअप किया गया, इनके द्वारा, इनकी वाइफ के द्वारा, घर पे ही इनके द्वारा जो है वुमेन्स को एजुकेशन जो है प्रोवाइड करवानी स्टार्ट की गई थी, और ये खुद ही टीचर बने। उसके अलावा यहाँ पे जो कंडीशन थी विडोज़ की, तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो रीमैरिज का भी इनके द्वारा मुद्दा जो है वो उठाया गया। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं सावित्री बाई फूले जी के बारे में। 1852 में सावित्री बाई जी के द्वारा स्टार्ट किया गया महिला सेवा मंडल, ताकि वुमेन्स को राइट मिल सके, अपने मतलब उनके क्या-क्या राइट्स हैं वो इसके बारे में अवेयर हो सकें, और पब्लिश किया गया काव्य फूले 1854 में, भवन काशी सुबोध रत्नाकर 1892 में। इनके द्वारा जो पोएम लिखी गई थी, गो गेट एजुकेशन, जाओ और एजुकेशन जो है विद्या प्राप्त करो। तो ये गर्ल्स के लिए स्पेशल ये पोएम जो है वो लिखी गई थी, ताकि जो कम्युनिटीज़ है जिनको सप्रेस किया जाता था, ठीक है, तो यहाँ पे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके, ब्रेक फ्री चेन ऑफ ऑपरेशन। और साइमल्टेनियसली कैंपेन इनके द्वारा चलाया गया अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, और इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया विडो री मैरिज को लेके। इनके द्वारा इनिशिएटिव जो है वो इनिशिएटिव लिया गया कि फर्स्ट सत्य सुधक जो मैरिज है, अ मैरिज विदाउट डोरी, यानी कि दहेज के बिना शादी होनी चाहिए। ब्राह्मण प्रीस्ट और ब्राह्मिकल जो रिचुअल्स थे, जो सबसे ज़्यादा उनमें ही देखने को मिलते हैं, 1873 में इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा बात करें लिगेसी के बारे में, यानी कि ज्योतिबा राव फुले और सावित्री बाई फुले जी जो थे साथ में मिलकर इनके द्वारा क्या क्या वर्क किया गया। 1848 में फुले जी के द्वारा स्टार्ट किया गया गर्ल्स स्कूल, स्पेशली ओनली गर्ल्स एजुकेशन के लिए, जो शूद्र और
शूद्र और जो शूद्रास थे इन पूना में, ठीक है। अति शूद्रास और अति शूद्रास जो थे पूना में, ये स्कूल जो है स्टार्ट किया गया 1848 में। सबसे पहला स्कूल जो गर्ल्स से रिलेटेड था, गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड। 1850s में फूले जी के द्वारा जो है, यानी कि दोनों के द्वारा मिलके 2 एजुकेशनल ट्रस्ट यहाँ पे स्टार्ट किए गए, नेटिव फीमेल स्कूल पुणे एंड सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन ऑफ मद्रास मंगास एंड जो एट्रीस्ट्रियास, ओके। तो मैंने स्कूल्स जो है इसके अंडर सेटअप किए गए। 1853 में ओपन किया गया एक केयर सेंटर फॉर प्रेग्नेंट विडोज टू हैव सेफ डिलीवरी एंड टू एंड प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड ओइंग टू सोशल नॉर्म्स। उसके अलावा यहाँ पे बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी यहाँ पे जो है वो स्टार्ट किया गया, अपने ही घर में इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। उसके अलावा यहाँ पे सत्य शोधक जो समाज था, जिसको ट्रुथ सीकर सोसाइटी बोला जाता है, 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले जी के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क किया गया सोसाइटी में। तो इनका जो है, इनके द्वारा जो एफर्ट्स लगाए गए, क्या आज के टाइम में ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं? अगर हुई हैं तो बताएं, अगर रीज़न प्लीज़ दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अभी तक भी चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। लोगों के माइंड में ये सारी चीज़ें रहती रहती हैं, दहेज को लेके, गर्ल्स एजुकेशन को लेके, क्लियर, विडोरी मैरिज को लेके, तो ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं अभी भी ये सारे नॉर्म्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, गुजरात, तो इसको स्टेट बाउंड्रीज टच करती हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये थे आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।